साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल @जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षाओं में प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, प्रश्नों के महत्व के बारे में। कक्षाओं में प्रश्नों का महत्व क्या है और क्यों है? क्या प्रश्नों का कोई संबंध शिक्षा की गुणवत्ता के साथ है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षा की गुणवत्ता से हम समझते क्या हैं। अगर शिक्षा की गुणवत्ता का एक मतलब कक्षाओं में लोकतांत्रिक व्यवहार और लोकतांत्रिक समाज का विकास करना है, तो ऐसे में कक्षा के भीतर प्रश्नों का महत्व बढ़ जाता है। अब एक और सवाल उठता है कि कक्षाओं में लोकतांत्रिक व्यवहार को विकसित करने में किस तरह के प्रश्नों का महत्व है, क्योंकि प्रश्न भी अलग-अलग तरह के होते हैं। अलग-अलग तरह के प्रश्नों का अलग-अलग शैक्षिक महत्व होता है। किस तरह के प्रश्नों का किस तरह का शैक्षिक महत्व होता है, इसी विषय पर आज के वीडियो पर बात करनी है। प्रश्नों पर आने से पहले कुछ सैद्धांतिक बातों को समझ लिया जाएगा तो बेहतर होगा। उन सैद्धांतिक बातों को जिनसे कक्षा के भीतर विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच शैक्षिक भागीदारी की सीमाएं तय होती हैं। जो औपचारिक शिक्षा होती है, उसमें 3 तरह की संदेश प्रणालियाँ होती हैं और उन 3 तरह की संदेश प्रणालियों के माध्यम से माना जाता है कि औपचारिक शैक्षिक प्रक्रिया जो है, वह साकार होगी। ये 3 संदेश प्रणालियाँ कौन-सी हैं? ये है पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन, यानी करिकुलम, पेडागॉजी और इवैल्यूएशन। पाठ्यचर्या इस बात को परिभाषित करती है कि वैध ज्ञान किसे माना जाए। शिक्षाशास्त्र परिभाषित करता है कि ज्ञान के वैध संचरण का क्या अर्थ है और मूल्यांकन परिभाषित करता है कि जो कुछ सिखाया गया है, उसके वैध होने के क्या मायने हैं। यानी पाठ्यचर्या इस बात को परिभाषित करती है कि वैध ज्ञान क्या है। शिक्षा शास्त्र इस बात को परिभाषित करता है कि उस ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुँचाने का जो वैध तरीका है, वह क्या है और मूल्यांकन इस बात को परिभाषित करता है कि जो कुछ सिखाया गया है, उसको जाँचने के वैध तरीके क्या होंगे या उसकी जाँच का वैध मायने क्या होगा। बेसिल बर्नस्टीन ने जिसे वैध ज्ञान कहा है, माइकल एप्पल ने उसे सरकारी ज्ञान यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कहा है। अब ये जो ज्ञान वैध है, ज़रूरी नहीं है कि वास्तव में ये वैध ज्ञान हो। ये सरकार की नज़र में वैध हो सकता है, लेकिन वास्तव में एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान शास्त्र के पैमाने पर अगर उस ज्ञान को नापा जाए, तोला जाए, तो आवश्यक नहीं है कि जो ज्ञान पुस्तकों में दिया गया है, पाठ्य पुस्तकों में दिया गया है, वह वैध ही हो। इसीलिए माइकल एप्पल ने वैध ज्ञान की जगह ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सरकारी ज्ञान जो टर्म है, उसका उपयोग किया है। अब आते हैं हम इस बात पर कि दूसरा जो सैद्धांतिक पक्ष है सवालों को समझने का, वह क्या है? बेसिल बर्नस्टीन ने कहा है कि जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, वह 2 तरह की होती है। एक होती है कलेक्शन टाइप पाठ्यचर्या और दूसरी होती है इंटीग्रेटेड टाइप पाठ्यचर्या, यानी कलेक्शन टाइप करिकुलम और इंटीग्रेटेड टाइप करिकुलम। जो कलेक्शन टाइप करिकुलम है, उसमें जो पाठ्यचर्याएँ हैं विभिन्न विषयों की, वो आपस में अंतःक्रिया नहीं करती हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड टाइप करिकुलम में पाठ्यचर्याएँ आपस में अंतःक्रिया करती हैं, एक-दूसरे की मदद करती हैं, एक-दूसरे को खोलती हैं, एक-दूसरे को प्रश्नांकित करती हैं। एक और टर्म है क्लासिफिकेशन, जिसे सवालों के संदर्भ में और पाठ्यचर्या के संदर्भ में और जो पेडागॉजी है, उसके संदर्भ में समझना बहुत ज़रूरी है और वो टर्म है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन यानी जिसे हिंदी में हम वर्गीकरण कह सकते हैं। यहाँ पर वर्गीकरण का तात्पर्य यह नहीं है कि क्या वर्गीकृत किया गया है, बल्कि वर्गीकृत सामग्री के बीच संबंध क्या है, इस बात को हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। यानी कि जो सामग्री एक है, कंटेंट एक है, नॉलेज ए है, उसका संबंध जो है नॉलेज बी के साथ किस प्रकार का है, इस बात को जो ये टर्म है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, उससे दर्शाया गया है।
इस प्रकार वर्गीकरण सामग्रियों के बीच सीमा को बनाए रखने की डिग्री को बताता है। सामग्रियों के बीच सीमाएं मजबूत, कमजोर या धुंधली हो सकती हैं। यानी कि जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उनके बीच की जो सीमाएं हैं कि एक विषय वस्तु दूसरी विषय वस्तु के साथ अंतःक्रिया करेगी कि नहीं करेगी, इस बात की सीमाएं जो हैं वो मजबूत हो सकती हैं, कमजोर हो सकती हैं या धुंधली हो सकती है। एक और टर्म है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग शिक्षक और विद्यार्थी के विशिष्ट शैक्षिक संबंध को संदर्भित करता है। यानी वो बताता है कि जो फ्रेमिंग है वो ये बताता है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो खास शैक्षिक संबंध है वह किस प्रकार का है। जिस प्रकार वर्गीकरण सामग्री को संदर्भित नहीं करता, उसी प्रकार फ्रेम शिक्षा शास्त्र की सामग्री को संदर्भित नहीं करता है। फ्रेम का तात्पर्य शैक्षणिक संबंध में क्या प्रसारित किया जा सकता है और क्या प्रसारित नहीं किया जा सकता है के बीच की सीमा की ताकत है। जहां फ्रेमिंग मजबूत है, वहां जो प्रसारित हो सकता है और जो प्रसारित नहीं हो सकता है के बीच सीमा स्पष्ट होती है। जहां फ्रेमिंग कमजोर होती है, वहां जो प्रसारित हो सकता है और जो प्रसारित नहीं हो सकता है के बीच एक धुंधली सीमा होती है। यानी कि जो कंटेंट दिया हुआ है, क्या हमको केवल और केवल उसी का प्रसार करना है, उसी को विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, या अन्य अन्य जो ज्ञान के स्रोत हैं, जानकारियों के स्रोत हैं, उनके साथ मिला करके इस कंटेंट का एक नया रूप बना करके भी प्रसारित किया जा सकता है। इसकी जो सीमा रेखा है उसे हम फ्रेमिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेम का मतलब एक चौखटा है कि उस चौखटे के बाहर दी गई सामग्री को चौखटे के अंदर ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। अब प्रश्नों के संदर्भ में एक और बात है जिसे एरिक फ्रॉम ने अपनी किताब द फियर ऑफ फ्रीडम में समझाने की कोशिश की है और ये बताया है कि जो परिवार है वहां बच्चों के साथ जो संबंध विकसित होता है, अक्सर उसी का एक्सटेंशन, उसी का विस्तार हमें कक्षाओं में, स्कूलों में दिखाई देता है। एरिक फ्रॉम हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं अपनी किताब द फियर ऑफ फ्रीडम में, परिवारों के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका असर स्कूल पर पड़ता है और परिवार में विद्यार्थियों के साथ क्या हो रहा है उसको वे समझाते हैं कि दरअसल परिवार के अंदर जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी जो सोचने की क्षमता है, उनकी जो सृजन करने की क्षमता है, उसको लगातार कुंद किया जाता है, कमजोर किया जाता है और ये काम पेरेंट्स करते हैं या घर के दूसरे बुजुर्ग कर रहे होते हैं। बच्चों की सोचने की क्षमता को कमजोर करने के लिए परिवार जिन तरीकों का इस्तेमाल करता है, एरिक फ्रोम ने कहा है कि कम से कम 3 ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके परिवार जो है वह बच्चों के सोचने समझने की क्षमता को कुंद करता है और यही तरीके फिर बाद में स्कूल में अपनाए जाने लगते हैं। वो कौन से तरीके हैं? 3 तरीके हैं, डिसलाइकिंग, एक्सप्लेनेशन और हॉस्टिलिटी। डिसलाइकिंग का मतलब है कि जो बच्चा माता-पिता से प्रश्न पूछता है, उनकी बात पर डाउट करता है, उसको माता-पिता या घर के बुजुर्ग डिसलाइक करते हैं, यानी उसे नापसंद करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि उस नापसंदगी के बावजूद भी, यानी उस बच्चे को अगर नापसंद किया जा रहा है, उसके बावजूद भी वो बच्चा या वो बच्ची डाउट करना छोड़ता नहीं है, तो फिर ऐसे बच्चे से एक्सप्लेनेशन माँगा जाता है। बात-बात पर उसे कटघरे में खड़ा किया जाता है, उससे अतार्किक और इर्रेलेवेंट बातों पर जो है एक्सप्लेनेशन माँगा जाता है। और तीसरा तरीका है हॉस्टिलिटी। अगर बच्चे नापसंदगी और एक्सप्लेनेशन के बाद भी अपने डाउट को, अपने सोचने के तरीके को बनाए रखते हैं, तो फिर उनके प्रति जो परिवार है, परिवार के जो सदस्य हैं, वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, यानी उनके प्रति एक शत्रुता का भाव रखने लगते हैं। तो एरिक फ्रॉम ने अपनी किताब द फियर ऑफ फ्रीडम में कहा है कि ये जो 3 तरीके हैं, 3 टूल हैं जिनसे कि बच्चों की
जो सोचने की क्षमता है, उसको कुंद किया जाता है, कमज़ोर किया जाता है। स्कूल अक्सर इनका उपयोग करते हैं और ये 3 तरीके कौन हैं? डिसलाइकिंग, एक्सप्लेनेशन और हॉस्टिलिटी। एक उदाहरण से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो कलेक्शन टाइप करिकुलम है और इंटीग्रेटेड टाइप करिकुलम है, उसका प्रश्नों के साथ क्या रिश्ता है? और जो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है और फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट है, उसका प्रश्नों के साथ क्या संबंध है। एक उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के बीएड कार्यक्रम का एक विद्यार्थी शिक्षक यानी टीचर पीपल शिक्षण अभ्यास के दौरान शिक्षा निदेशालय दिल्ली के अंतर्गत चलने वाले एक स्कूल में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र पढ़ा रहा है। उसने अपनी पाठ्य योजना एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक इकोनॉमिक्स के तीसरे पाठ पॉवर्टी एज ए चैलेंज के एक अंश के आधार पर तैयार की थी। उसकी पाठ्य योजना का विषय था एंटी पॉवर्टी मेजर्स। अपने पाठ का परिचय देते हुए उसने बताया कि सरकार द्वारा गरीबों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया जाता है। उसने बताया कि सरकार चाहती है कि देश का हर व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन आदि के संदर्भ में समान अवसरों का भागी बने। पाठ का परिचय देने के बाद उसने नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का विवरण देते हुए इस कानून की विशेषताएं बताईं। उन विशेषताओं के अनुसार इस कानून के तहत देश के 200 जिलों के ग्रामीण परिवारों को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 100 दिन का निश्चित रोजगार मिलने की गारंटी है। उस विद्यार्थी शिक्षक ने बताया कि सरकार के इस कदम साथियों से नमस्कार। देश के ग्रामीण मेरे YouTube परिवारों चैनल की गरीबी @जरूरी समाप्त हो जाएगी सवाल पर आप और सबका उनमें रहने स्वागत है। वाले शिक्षा, आज हम स्वास्थ्य, आवास, कक्षाओं भोजन में आदि प्रश्नों जैसी के बारे में मूलभूत बात जरूरतों करेंगे। को हासिल कर प्रश्नों सकते के हैं। महत्व के 100 बारे दिन में। का निश्चित कक्षाओं में रोजगार मिलने की प्रश्नों का गारंटी है। महत्व क्या है उस और विद्यार्थी क्यों है? शिक्षक ने बताया क्या कि प्रश्नों सरकार का के कोई इस संबंध कदम से शिक्षा की देश के गुणवत्ता के ग्रामीण साथ है? परिवारों की गरीबी इस प्रश्न समाप्त का हो उत्तर जाएगी इस बात पर और निर्भर उनमें करता रहने है कि वाले शिक्षा की शिक्षा, गुणवत्ता से स्वास्थ्य, हम आवास, भोजन समझते आदि क्या है। जैसी मूलभूत अगर जरूरतों शिक्षा को की गुणवत्ता हासिल का कर एक सकते हैं। मतलब 100 दिन का कक्षाओं निश्चित में रोजगार लोकतांत्रिक मिलने की व्यवहार और गारंटी है। लोकतांत्रिक समाज उस का विद्यार्थी विकास करना शिक्षक ने है, बताया कि तो ऐसे सरकार में के इस कक्षा के कदम से भीतर देश प्रश्नों के का ग्रामीण महत्व परिवारों बढ़ की जाता है। गरीबी समाप्त हो जाएगी और उनमें रहने वाले शिक्षा, अब स्वास्थ्य, एक और आवास, सवाल उठता भोजन है कि आदि जैसी कक्षाओं में मूलभूत जरूरतों को लोकतांत्रिक व्यवहार को हासिल विकसित कर करने सकते में हैं। 100 दिन का किस तरह निश्चित के प्रश्नों रोजगार का मिलने महत्व की है, गारंटी है। क्योंकि उस प्रश्न भी विद्यार्थी शिक्षक अलग ने अलग तरह बताया के कि होते हैं। सरकार के इस कदम से देश के ग्रामीण परिवारों कक्षा के बाद मैंने उस विद्यार्थी शिक्षक से पूछा कि क्या उसको विश्वास है कि नरेगा के कारण ग्रामीण परिवारों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाएंगी। इस सवाल का उत्तर उसने हाँ में दिया। मैंने सवाल को थोड़ा सा बदलकर पूछा कि क्या उसे तार्किक रूप से विश्वास है कि नरेगा के कारण ग्रामीण परिवारों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब की बार उसने कहा पता नहीं। मैंने पूछा कि क्या पुस्तक में दी गई सूचनाओं का उपयोग इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए किया जा सकता है। उसने कहा कि किया तो जा सकता है, लेकिन कैसे किया जाए उसके द्वारा समझने की जिज्ञासा व्यक्त करने के कारण हमने चर्चा करते हुए निम्नलिखित गणना कैलकुलेशन शुरू की। कैलकुलेशन करने के इस क्रम में मैं प्रश्नकर्ता की भूमिका में रहा। मैंने प्रश्न किया, नरेगा के तहत रोजगार किसको मिलेगा? उसने उत्तर दिया, परिवार को। प्रश्न, हर परिवार को कितने दिन का रोजगार मिलेगा? उत्तर मिला, 100 दिन का। प्रश्न, एक परिवार को एक दिन के काम के बदले कितने रुपए मिलेंगे? उत्तर मिला, 100 रुपए। इस कानून के तहत एक परिवार को एक साल में अधिकतम कितने रुपए मिलेंगे? उत्तर मिला, 100 दिन गुणा 100 रुपए बराबर 10,000 रुपए। प्रश्न, हर परिवार की प्रतिदिन की औसत आमदनी कितनी होगी? उत्तर मिला, 10,000 को 365 से भाग कर दो, यह 27 रुपए 40 पैसे बनता है। प्रश्न, मान लीजिए कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं, तो नरेगा के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की औसत आमदनी कितनी होगी? उत्तर मिला, 27 रुपए 40 पैसे को 4 से डिवाइड कर दो तो बचता है 6 रुपए 80 पैसे। प्रश्न, क्या प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 6 रुपए 80 पैसे के बल पर ग्रामीण परिवारों की मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच संभव हो जाएगी? उत्तर, इतने में तो उस समय राशन भी आना
मुश्किल लग रहा है। प्रश्न, 6 रुपए 80 पैसे में राशन भी आना संभव है या नहीं? इसका उत्तर खोजने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ग्रामीण परिवारों की ज़रूरतों की सूची बनाई जाए, सूची में शामिल चीज़ों के दाम का एक तार्किक अंदाज लगाया जाए और उसके आधार पर कैलकुलेट किया जाए कि 6 रुपए 80 पैसे से क्या लोगों का गुजारा चल सकता है, उनकी गुजारे के अलावा दूसरी मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं कि नहीं। इतनी चर्चा के बाद मैंने सवालों के रुख को बदलते हुए पूछा कि क्या हमारे द्वारा नरेगा का किया गया विश्लेषण किसी जटिल ज्ञानशास्त्र की मांग करता है? उसने कहा कि नहीं, यह तो एक साधारण सी लगने वाली कैलकुलेशन है। यह पूछने पर कि क्या कारण है कि वह इस तरह की साधारण सी कैलकुलेशन भी नहीं कर सका। इस सवाल के उत्तर में उसने कहा कि कैलकुलेशन तो आसान है, लेकिन इस तरह का काम करने की दिशा में बढ़ाने वाला मानस तैयार करना बहुत मुश्किल है। सूचनाओं की सूचनाओं को आलोचना के स्तर तक ले जाने की राह में हमने 3 स्तरों की बाधाओं को रेखांकित किया। पहली बाधा बीएड में आने से पहले की गई पढ़ाई और तौर-तरीकों में है। उस पढ़ाई में सूचनाओं को विश्लेषित करने की क्षमताओं का विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बाधा पाठ योजना तैयार करने की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। किसी दी गई विषय वस्तु को उस विषय की प्रकृति के अनुसार उपयोग करने की क्षमता के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। तीसरी बाधा पाठ्यपुस्तकों में सामग्री के प्रस्तुतिकरण के तरीकों के कारण पैदा होती है। सामग्री को विवरण की तरह प्रस्तुत किया जाना, न कि उस पर सवाल उठाया जाना। इस पाठ के अंत में भी ऐसे प्रश्न और गतिविधियां नहीं दी गई हैं जो सूचनाओं पर आलोचनात्मक होने की प्रकृति का विकास करने में सहायक हों। इस पाठ से एक प्रश्न का उदाहरण लेते हैं। इस पाठ का प्रश्न संख्या 8। क्या कह रहा है ये प्रश्न? निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। यानी पाठ ये कह रहा है कि जो गरीबी मिटाने की सरकार की रणनीति है, उसकी चर्चा करें। यह प्रश्न पाठ्यपुस्तक में दिए गए गरीबी उन्मूलन के उपायों को याद करने की प्रेरणा दे रहा है। बर्नस्टीन के शब्दों में कहें तो यह पाठ समेकित प्रकार के पाठ्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड टाइप करिकुलम की बजाय ढेर प्रकार का पाठ्यक्रम यानी कलेक्शन टाइप करिकुलम का नमूना पेश करता है। किसी भी कक्षा में प्रश्न इस बात पर निर्भर करते हैं कि शिक्षक और स्कूली व्यवस्था पाठ्यक्रम को किस प्रकार का मानकर चलती है और पाठ्यक्रम के किस प्रकार का उपयोग करती है। यानी कि वो पाठ्यक्रम के कलेक्शन टाइप का या इंटीग्रेटेड टाइप का उपयोग करती है, दोनों में से किसका उपयोग करती है। अगर शिक्षक और स्कूली व्यवस्था कलेक्शन टाइप पाठ्यक्रम को मानकर चलती है तो फिर मनरेगा वाले पाठ पर रोमांटिक किस्म के सवाल पूछे जाएंगे। रोमांटिक किस्म के यानी सरकार द्वारा दी जा रही सूचना के साथ रोमांस करना, उनके साथ प्यार करना, न कि सरकार द्वारा दी जा रही सूचनाओं के साथ एक सजग शैक्षिक रिश्ता कायम करना। अगर शिक्षक और स्कूली व्यवस्था इंटीग्रेटेड प्रकार के पाठ्यक्रम को महत्व देती है, तो फिर मनरेगा वाले पाठ पर उस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न मैंने अपने विद्यार्थियों से पूछे थे और आपने इस वीडियो में सुने। तो हमने ये समझने की कोशिश की आज के वीडियो में कि प्रश्नों का कक्षा में जो महत्व है एक लोकतांत्रिक नागरिक के विकास के लिए वह कितना ज़रूरी है और वह ज़रूरी तभी होता है जब हम पाठ्यक्रम को एक सही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और पाठ्यक्रम को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का मतलब यह है कि हम उसे इंटीग्रेटेड किस्म का पाठ्यक्रम माने, न कि कलेक्शन किस्म का पाठ्यक्रम माने। साथ ही हमें एरिक फ्रॉम की उस बात पर भी ध्यान देना चाहिए जो उन्होंने अपनी किताब द फियर ऑफ फ्रीडम में कही है। उन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि परिवारों में डिसलाइकिंग, एक्सप्लेनेशन और हॉस्टिलिटी 3 ऐसे टूल हैं, ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग करके विद्यार्थियों के प्रश्नों को कुंद किया जाता है, उनकी प्रश्न पूछने की क्षमता को कमज़ोर किया जाता है, उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको कमज़ोर किया जाता है।
हमें ये सवाल अपने आप से पूछना होगा कि कक्षाओं में कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि उनके विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की जो क्षमता है, उसको डिसलाइकिंग, एक्सप्लेनेशन और हॉस्टिलिटी का इस्तेमाल करके कमज़ोर कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएँ ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।